हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है ड्रीम स्पेशल। आशा करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, ये हम जो आज एक्ट पढ़ने वाले हैं, राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ एक्ट 2016, ये जो हमारा एक्ट है ये लास्ट है। इसके बाद हम अपने डिसेबिलिटी सीरीज़ जो है वो शुरू कर देंगे और उसके बाद हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से जो हमारा सबसे पहले एक्ट आया था, उसके बाद 1 बाय 1 आज तक जितने भी एक्ट बने हैं वो सब हम पढ़ेंगे, उसकी एक एक करके सीरीज़ लाएंगे। फ्रेंड्स, पर डिसेबिलिटीज़ पढ़ने से पहले ये तीनों एक्ट पढ़ने ज़रूरी थी, क्योंकि इन तीनों में हम डिस्क्राइब किया गया है क्या डिसेबिलिटीज़ अलग अलग, जैसे ये अलग अलग राइट हैं तो अलग अलग तरीके से इन्होंने अपने डिसेबिलिटीज़ की जो है डेफिनेशन दी हुई थी और इन्हीं के हिसाब से ही एग्ज़ामिनेशन में आजकल पूछा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज हमारे ये लास्ट है, इसके बाद हम लोग डिसेबिलिटी सीरीज़ अपनी शुरू करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए आइए शुरू करते हैं। और फ्रेंड्स, अगर कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। साथ ही साथ आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं ऑन टेलीग्राम, इंस्टाग्राम एंड ऑन फेसबुक ऑल्सो। ऑलराइट फ्रेंड्स, तो चलिए आइए शुरू करते हैं। राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ एक्ट 2016। देखिए 2016 तो इसको बोला जाता है, ठीक है, 2016 तो इसे बोला जाता है। सबसे पहले तो ये सुनिए कि इसका उद्देश्य क्या था। ठीक है, गवर्नमेंट क्यों लाना चाह रही थी, क्योंकि पीडब्ल्यूडी एक्ट, देखिए पीडब्ल्यूडी एक्ट आप सभी को पता है 1995 में आया था। ठीक है, 1995 में आया था। तो इस एक्ट के आने के बाद ऐसी क्या ज़रूरत पड़ गई थी कि हमें राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ एक्ट लाने की ज़रूरत पड़ी लगभग 21 साल बाद। 10 साल बाद भी ला सकते थे, 5 साल बाद भी ला सकते थे, 21 साल बाद हमें क्यों ज़रूरत पड़ी। हम पीडब्ल्यूडी एक्ट में ही चेंज कर सकते थे, कुछ भी चेंज कर देते, उसी को ही मॉडिफाई कर देते। अब एक्ट बनाना कोई एक आसान चीज़ तो है नहीं। ठीक है, तो क्यों इतना बड़ा चेंज किया गया। देखिए, इनकी एक बैठक बैठी थी, ठीक है, इनकी एक बैठक हुई थी UNCRPD की तरफ से। देखिए, ये जो UNCRPD था, आप लोगों ने इसका नाम सुना होगा। ये UNCRPD क्या था, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज़। ये क्या करता है फ्रेंड्स, हमारे देश में जितनी भी अनइक्वालिटी चल रही है, मतलब कि बिटवीन मैन एंड वुमेन, मतलब कि पुरुषों में महिलाओं में जितनी भी इनइक्वालिटी हैं, या फिर जर्नल बच्चों के साथ, या फिर पीडब्ल्यूडी लोगों के साथ क्या क्या असमानताएं हैं, तो ये ऐसे जो बड़े मुद्दे होते हैं इस पर क्या करता है, बात करता है हर एक स्टेट से। ठीक है, इसके साथ काफ़ी सारी स्टेट्स मिली हुई हैं, हर एक स्टेट से बात करता है। बात करके ये उनको सजेस्ट करता है कि आपको क्या करना चाहिए। ठीक है जी, ऐसे ही इसने बैठक बुलाई। जब इसने बुलाई तो अब बैठक किस पे थी, पीडब्ल्यूडी के ऊपर थी, पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ के ऊपर थी। ठीक है, अब डिसेबिलिटीज़ के बारे में बातचीत हो रही थी, तब जाके पता लगा कि जी इन्होंने जैसे कि बात करी कि अभी भी राइट्स जो है नहीं मिल पा रहे हैं लोगों को, अभी भी काफ़ी जो देश है वो पीछे चल रहे हैं, अभी भी कुछ ऐसे डिसेबिलिटीज़ हैं जो कि जिनको मान्यता नहीं मिली है या फिर उनको अभी तक पहचाना नहीं गया है, पहचान लिया गया है तो अभी वो रेखांकित नहीं है, मतलब कि लिखे नहीं गए हैं, तो उनको रिजर्वेशन कैसे दिया जाए। तो काफ़ी सारी चीज़ों के ऊपर इस बोर्ड ने काफ़ी सारी कंट्रीज़ के साथ बात करी थी। तो UNCRPD की बात मानते हुए क्या करा था, इंडिया ने भी अपना एक स्टेप फॉरवर्ड लिया था। जब स्टेप लिया तो उसने देखा कि पीडब्ल्यूडी में काफ़ी सारी अभी भी क्षति है, कमी है। हमें क्या करना चाहिए, एक नया एक्ट बनाना चाहिए जिसमें कि हम अपनी रिसर्च का काम, रिसर्च मतलब कि जो इन्होंने नई नई डिसेबिलिटीज़ खोज निकाली थी, रिसर्च का काम, या फिर हम क्या कर सकते हैं उसके हिसाब से हम जो नई चीज़ें हैं वो ऐड ऑन कर दें। ठीक है, इन्होंने पिछले एक्ट को नहीं छेड़ा, क्यों, क्योंकि उसमें बहुत सारा काम हो जाता। इसकी जगह इन्होंने एक नया एक्ट बना दिया जिसे कहा गया राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ एक्ट 2016। मुझे लगता है कि आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा। देखिए, ये ज़रूरी नहीं है कि आपके एग्जामिनेशन में आए, पर आपको पता होना चाहिए था कि चला कहाँ से था, स्टार्ट कहाँ से हुआ था। यहाँ से देख लीजिए, हिंदी वाले, दिव्यांग व्यक्तियों के समान अधिकार एवं सम्मान हेतु दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम पारित
किया गया है। इस अधिनियम के तहत दिव्यांग या विकलांग लोगों को सरकारी व गैर सरकारी सभी योजनाओं लाभों में आरक्षण दिया जाता है। देखिए अभी हम पढ़ेंगे, ठीक है, RPWD एक्ट में क्या क्या चीज़ें इन्होंने दी गई थी। मेन पॉइंट्स मैं आप लोगों के लिए ऐसे छाट के लाई हूँ कि आपको किसी ने वो नहीं पढ़ाए होंगे, किसी ने वो नहीं बताए होंगे, ठीक है। अगर बता दिए होंगे तो बहुत अच्छी बात है, दोबारा से रिवीजन हो जाएगा, ठीक है जी। बट जो आज की ये वीडियो है ये इतनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाली है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कि आपको इस वीडियो के अलग अगर RPWD एक्ट में से कुछ आता है तो कुछ नहीं आएगा, यकीन मानिए कि कुछ नहीं आएगा, ठीक है जी। तो शुरू करते हैं, चलिए वन बाय वन करके जान लेते हैं कि इस एक्ट में मेन प्रोविज़न, मेन चीज़ क्या लिखी गई थी, क्यों आया था, किस लिए आया था, कब आया था, ठीक है जी। तो शुरू करते हैं। दिस एक्ट वॉज पास्ड टू फुलफिल इंडियाज़ ऑब्लिगेशन टू UNCRPD। यह अधिनियम UNCRPD के लिए भारत के दायित्व को पूरा करने के लिए पारित किया गया था, ठीक है। मैंने जैसे कि बताया मीटिंग होती है, हर एक कंट्री है वो इस मीटिंग में भाग लेती है, ठीक है। जो भी इस मीटिंग में आना चाहती है उस मीटिंग में भाग लेती है और फिर अपने अपने डिसीजन, अपने अपने दायित्व को पूरा करती है। जैसे कि UNCRPD ने अपने सजेशन रखे होंगे, भारत वालों ने कहा होगा कि हाँ जी हम ऐसे करेंगे, हम वैसे करेंगे, तो जो भी इनकी मीटिंग में इनकी बात हुई होगी, अपने दायित्व को पूरा करते हुए ये कौन सा एक्ट लाए थे, राइट टू पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ एक्ट 2016 लाए थे। क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। इसके बाद क्या हुआ जी, ड्राफ्ट बिल बना। ड्राफ्ट बिल मतलब कि रूपरेखा, ठीक है, क्या होगा, कैसे होगा, क्या क्या चीज़ इंक्लूड करी जाएगी, तो उसको कहते हैं ड्राफ्ट बिल, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं मसौदा, ठीक है। तो उसको हम बोलते हैं ड्राफ्ट बिल, एक फ्रेमवर्क, कागजी फ्रेमवर्क के भाई ये है हमारा जो ड्राफ्ट बिल, हम ऐसे ऐसे करना चाहते हैं। कब तैयार हो गया था ये रूपरेखा, 2011 में, याद रखिएगा 2011 में। 2016 का एक्ट था, लगभग 5 साल पहले तैयार हो चुका था, ठीक है। इस बिल को, द बिल वॉज पास्ड बाय राज्यसभा, राज्यसभा में 14 दिसंबर 2016 को पास हुआ, याद रखिएगा 14 दिसंबर 2016 को पास हुआ। लोकसभा में 16 दिसंबर 2016 को पास हुआ, 2 दिन बाद। 14, 16 ये 2 डेट्स याद रखिएगा, ठीक है। राज्यसभा 14 याद रख लीजिएगा, और जी ये है आपकी लोकसभा, इसको आप 16 याद रख लीजिएगा, बल्कि आपकी ये डेट जो है, जो सन है वो पीछे के सेम है, याद रहेगा। राज्यसभा में पास कब हुआ, 14, लोकसभा में 16, 2016 सेम आपका सन था, ठीक है जी। आगे चलते हैं। प्रेसिडेंट ने अप्रूव कब किया और ये लॉ कब बन गया, अप्रूव किया गया था ना, ये बिल ही पेश किया गया था तब, जब प्रेसिडेंट अप्रूव कर देता है, राष्ट्रपति जब अप्रूव कर देता है तो इसके बाद ये कोई लॉ बनता है, ठीक है, कोई एक्ट बनता है, अपनी ये एक अपनी स्वतंत्रता पाता है, ठीक है, अपने आप में कुछ होता है, एक्ट बनता है ये, ठीक है। तो वो कब हुआ था प्रेसिडेंट के द्वारा, कब ये स्वीकृत हुआ था, ये जो कानून बन गया था, ये हुआ था 30 दिसंबर 2016, लास्ट दिन, आखिरी दिन, याद रखिएगा। 2016 ख़त्म होने को आ रहा है, 30 दिसंबर 2016 को ये क्या किया था, अप्रूव हो गया था, किसके द्वारा, प्रेसिडेंट के द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा, ठीक है जी। इसके बाद देख लेते हैं राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ एक्ट 2016। अब देखिए जी ये प्रभाव में कब आया, 15 जून 2017। प्रेसिडेंट से पास होने के बाद भी इसको लगभग 6 महीने लग गए, ठीक है, 6 महीने से भी 15 दिन ऊपर, 15 जून 2017 को ये जो है प्रभाव में आया, मतलब कि लागू हो गया था, ठीक है, लागू हो गया था। किस मिनिस्ट्री के अंडर, सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, ठीक है जी, ये लागू हो गया था। आगे चलते हैं। इट रिप्लेसेस, देखिए इसने क्या है, जगह ले ली थी, किसकी, इट रिप्लेस्ड द पर्सन विद डिसेबिलिटीज PWD एक्ट दैट वाज एनेक्टेड बैक इन 1995। इसने क्या किया था, विकलांग व्यक्ति अधिनियम को बदल दिया, जैसे 2015 में अधिनियमित किया गया था। इसने पूरी ही रूपरेखा बदल दी, किसकी, PWD की, ठीक है, क्योंकि इसमें इतनी सारी नई चीज़ें आ गई, जैसे कि हम आगे पढ़ेंगे, इसमें इतनी सारी नई चीज़ें आ गई कि, और इसमें एक बात और भी है कि इसमें स्वतंत्रता भी है कि भाई अभी भी चेंज आप कर सकते हो इस वाले एक्ट में।
अगर आप कोई नई डिसेबिलिटीज़ लाना चाहते हो तो जो मतलब जैसे कंट्री है इंडिया है, वो निरंतर रिसर्च करती रहे हर एक चीज़ पर, ठीक है। अगर उसे कोई ऐसी डिसेबिलिटीज़ मिलती है कि जो लिस्ट में इंक्लूड होनी चाहिए तो उसको इंक्लूड कर दिया जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखिए इसमें जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पोर्टेंट है वो है 17 चैप्टर्स, ठीक है, और 102 सेक्शन, ठीक है। क्या इंपॉर्टेंट है, 17 जो है आपके चैप्टर थे, मतलब कि अध्याय थे, जिसमें कि 102 खंड थे, ये याद रखिएगा, ठीक है जी। आगे चलते हैं। अब देखिए की फीचर्स क्या थे जो आपको याद रखने हैं, ठीक है। देखिए इतनी लंबी चौड़ी कोई कहानी नहीं लिखी है, ठीक है। जो जो इम्पोर्टेंट है बस इसे ही याद कर लीजिएगा, अच्छे से समझ लीजिएगा, याद करने की भी ज़रूरत नहीं है आपको, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द एक्ट एनी पर्सन हु इनिशियली इंसल्ट्स और इंटिमिडेट्स विद इंटेंट टू humiliate a person with disabilities in any place within public view is punishable with imprisonment। अधिनियम के अनुसार कोई भी व्यक्ति जो सार्वजनिक दृष्टि से किसी भी स्थान पर किसी विकलांग व्यक्ति को अपमानित करने के इरादे से जानबूझकर अपमान या डराता है, कारावास के साथ दंडनीय है। याद रखिएगा, दंडनीय है। अब किसी भी तरीके से अगर उनको ह्यूमिलेट किया जाता है, सताया जाता है, मजाक बनाया जाता है, किसके तरीके से, मतलब जानबूझकर, ठीक है। एक तो होता है भूल में हो गया हमसे ये काम, भूल में नहीं, जानबूझकर ऐसी इंटेंशन रख के कि हमें इसको हानि पहुंचानी है, हमें इसको जो है नीचा दिखाना है, अगर इस तरीके से करता है तो वो दंडनीय है, उसको साथ के साथ जेल भी हो सकती है। अब पनिशेबल, यहाँ पर पनिशेबल लिखा है कि अगर वो कारावास होगी, कारावास के साथ साथ अगर वो दंडनीय है तो देखिए ये जो दंड है ये 50,000 रुपये तक जा सकता है, और 50,000 रुपये से कितना भी आगे हो सकता है, ठीक है। 50,000 से ये 5 लाख तक भी हो सकता है, ये बात आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। पैसों के लिहाज में बात कर रहे हैं, ठीक है। वरना इम्प्रिजनमेंट तो होगी ही होगी यदि कोई एक पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ जो इंसान है वो उस जिसने उसको हानि पहुंचाई है उसके खिलाफ अगर शिकायत दर्ज करवाता है तो, ठीक है जी। पनिशेबल है, इम्प्रिजनमेंट, जेल भी हो सकती है, ठीक है। To increase the job opportunity of person with disabilities, the act increase the reservation quota from 3% to 4%। ये बात आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। जो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ है, जो जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ है, रोजगार को बढ़ावा देने के लिए इन्होंने क्या किया, 3% से बढ़ाकर 4% हमारा रिजर्वेशन कर दिया, रिजर्वेशन कोटा कर दिया, ठीक है। दिस मीन्स दैट 4% ऑफ ऑल वैकेंसीज गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन विल बी रिजर्व फॉर डिसेबल्ड पीपल। मतलब कि 4%, अब पहले PWD एक्ट में कितनी थी, 3% थी, अब RPWD एक्ट में कितनी है, 4% है। मतलब कि विकलांग लोगों के लिए आरक्षित होगा कितना, 4%, ठीक है। सीट इनके लिए रखी जाएगी हर विभाग में, गवर्नमेंट हो चाहे वो प्राइवेट हो, याद रखिएगा। अब इसमें मैं एक चीज़ और ऐड करना चाहती हूँ कि जो 5% आप कहीं कहीं पर सुनेंगे, ठीक है, कि भाई 5% बढ़ा दिया गया है। ये 5% किसके लिए बढ़ाया है, जो बच्चे स्कूल में एडमिशन लेना चाहते हैं तो उनके लिए 5% सीट्स जो हैं वो रिज़र्व रखी जाएंगी, ठीक है। बट 5% ज़्यादा बोला नहीं जाता, 5% ज़्यादा हमारे संज्ञान में नहीं है, तो 4% तो याद रखिएगा कि 1% बढ़ा दिया गया है। कहाँ पर, जब जॉब की बात हो किसी प्राइवेट में या फिर गवर्नमेंट में, शिक्षा की बात हो तो 5% याद रखिएगा। अब जी आप सोच रहे होंगे कि मैम ने ये तो बता दिया है कि भाई 50,000 रुपये तक का जुर्माना है या फिर ज़्यादा भी हो सकता है अगर कोई विकलांग व्यक्ति अपनी शिकायत दर्ज करवाता है तो। शिकायत दर्ज कहाँ पर करवाएगा, कोर्ट में? नहीं जी, इनके लिए स्पेशल कोर्ट बनाए गए हैं RPWD एक्ट के अंदर। देखिए स्पेशल कोर्ट इन ईच डिस्ट्रिक्ट, याद रखिएगा, ठीक है। इस अधिनियम की एक और बहुत महत्वपूर्ण विशेषता प्रत्येक जिले में विशेष अदालतों का प्रावधान है, ठीक है जी। स्पेशल कोर्ट हर एक डिस्ट्रिक्ट में होंगे जिसमें सिर्फ PWD पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ या फिर जो दिव्यांगजन होंगे वो अपनी शिकायत दर्ज करवाने जा सकते हैं। उन्हीं के लिए वो जो स्पेशल कोर्ट है वो खोले जाएंगे। इन्हें किसी भी प्रकार के नॉर्मल कोर्ट में जाने की ज़रूरत नहीं है, तारीखें लगवाने की ज़रूरत नहीं है। डायरेक्ट इनके जो ये कहाँ रीच कर सकते हैं, विशेष अदालतों में ये जाकर रीच कर सकते हैं। वहीं से ही इनका जुर्माना, वहीं से ही इनका जो भी मैंने आपको बताया इम्प्रिजनमेंट, वहीं से ही इनकी जो शिकायत है वो दर्ज
होती है। ठीक है जी। दीज स्पेशल कोर्ट विल हैंडल केसेस परटेनिंग टू द वायलेशन ऑफ PWD। देखिए साफ साफ लिखा है, ये विशेष अदालतें PWD के अधिकारों के उल्लंघन से संबंधित मामलों में को संभालेगी। ठीक है, जो जो इन्हें अधिकार दिए जा रहे हैं अगर उनका वायलेशन होता है, खनन होता है, ठीक है, खंडन होता है, तो ये अपने अधिकार मांगने के लिए स्पेशल कोर्ट में जा सकते हैं, विशेष अदालतों में जा सकते हैं। ठीक है जी। और हर एक डिस्ट्रिक्ट में ये होगा। अ लार्ज नंबर ऑफ चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज डू नॉट गेट प्रॉपर एजुकेशन इन इंडिया। दिस एक्ट प्रपोज दैट एवरी चाइल्ड विद डिसेबिलिटीज गेट फ्री एजुकेशन फ्रॉम द एज 6 से 18 वर्ष। देखिए 6 से लेकर 18 ईयर्स तक इन्होंने क्या बोला कि फ्री एजुकेशन मतलब कि मुफ्त शिक्षा दी जाएगी। कौन सी एज से? 6 से लेकर 18 वर्ष तक। देखिए इसमें कोई नई बात नहीं है। फ्री एजुकेशन कहाँ से कहाँ तक? 6 वर्ष से लेकर 18 साल तक, ये आपको भी पता होगी। ठीक है जी। बट इसमें क्या बात साथ के साथ जोड़ी गई है कि भाई इतना ज़्यादा संख्या है इन बच्चों की मतलब दिव्यांग बच्चों की जिनको एजुकेशन नहीं मिल पा रही है इंडिया में। ठीक है, तो ये अगर मान लीजिए किसी मीटिंग में अगर ये बात चल रही है तो कितनी बड़ी बात होगी। ठीक है, तो इन्होंने इसके ऊपर क्या एक्शन लिया है कि जी फ्री एजुकेशन हम लोग देंगे। 6 से 18 वर्ष हमारे हाथ में इतना ही है, हम इतना ही कर सकते हैं। ठीक है जी, आगे पढ़ लेते हैं क्या कहता है। स्टेट गवर्नमेंट विल कंसिस्ट डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी टू एड्रेस द लोकल इश्यूज ऑफ PWD। देखिए साफ साफ लिखा है, PWD के स्थानीय मुद्दों के समाधान के लिए राज्य सरकारें जिला स्तरीय समिति का गठन करेगी। ठीक है जी। इसका मतलब क्या है कि स्टेट गवर्नमेंट, एक जो राज्य की सरकार है, वो क्या करेगी, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कमेटी बनाएगी कि जो कमेटी किनका सुनेगी, PWD का सुनेगी। ठीक है, पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ का सुनेगी, दिव्यांगजनों का सुनेगी। कोई भी दिक्कत आए तो उनके लिए क्या करेगी, उनको हेल्प करने की कोशिश करेगी। ठीक है, उनके मुद्दों को सुनने की कोशिश करेगी और समाधान भी करेगी। ठीक है, तो स्टेट गवर्नमेंट जो है वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर अपनी अपनी कमेटियां बनाए, गठन करे कमेटियों का। ठीक है, जो कि सिर्फ किन के लिए हो, पर्सन विद डिसेबिलिटीज, दिव्यांगजनों के लिए हो। ठीक है जी, आगे देखते हैं। ऑफिस ऑफ चीफ कमिश्नर एंड ऑफिस ऑफ स्टेट कमिश्नर ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज हैज़ बीन गिवन मोर पावर। देखिए जो हमारे चीफ कमिश्नर होते थे या फिर जो हमारे सिर्फ कमिश्नर होते थे, किन के, पर्सन विद डिसेबिलिटीज़, जो हमारे कमिश्नर होते थे या फिर चीफ कमिश्नर होते थे, पहले होते तो थे पर उनकी जो पावर थी वो इतनी ज़्यादा नहीं थी। अपने लेवल पर वो ज़्यादा कुछ एक्शन नहीं कर पाते थे, ज़्यादा कुछ मतलब स्टेप नहीं ले पाते थे। पर इस एक्ट के आने के बाद जो भी अगर हमारा चीफ कमिश्नर है या फिर हमारे कमिश्नर हैं, उनके हाथ में ज़्यादा पावर दे दी गई। कब से? PWD एक्ट से, इस वाले में। ठीक है, PWD एक्ट से RPWD एक्ट में आने तक PWD में इतना ज़्यादा नहीं उनको क्या किया था, पावर दी गई थी, पर RPWD में ज़्यादा पावर उनको दे दी गई थी। ठीक है, बोर्ड बेस्ड सेंट्रल एंड स्टेट एडवाइजरी बोर्ड्स ऑन डिसेबिलिटीज आर टू बी सेट अप टू सर्व एज एपेक्स पॉलिसी मेकिंग बॉडीज एट द सेंट्रल एंड स्टेट लेवल। देखिए केंद्र और राज्य स्तर पर शीर्ष नीति निर्माण निकायों के रूप में कार्य करने के लिए विकलांगता पर व्यापक आधारित केंद्रीय और राज्य सलाहकार बोर्ड स्थापित किए जाने हैं। कि कहना क्या चाह रहा है कि जो हमारे सेंट्रल बेस्ड है, ठीक है, जो हमारे सेंट्रल बोर्ड बेस्ड हैं या फिर स्टेट बोर्ड्स हैं, उनको मद्देनज़र रखते हुए एडवाइजरी बोर्ड बनाई जाएगी। ठीक है, एडवाइजरी बोर्ड मतलब कि जो एडवाइस कर सके, सलाहकार हो, ऐसे बोर्ड जो है वो बनाए जाएंगे और सेंट्रल लेवल पर भी बनाए जाएंगे और स्टेट लेवल पर भी बनाए जाएंगे, जो सलाह समय समय पर देते रहें, किनको, दिव्यांगजनों को, पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ को। ठीक है, विक्टिम ऑफ एसिड अटैक्स हैव बीन इंक्लूडेड इन द लिस्ट ऑफ PWD। ठीक है जी, देखिए जिनके ऊपर एसिड अटैक हो गया है, ठीक है, सिर्फ ये नहीं कि जिनके ऊपर एसिड अटैक मतलब हुआ है वो मतलब बहुत ज़्यादा परेशान है अगर हुआ है, देखिए इन लोगों को नहीं लाया गया है। किन लोगों को लाया गया है वो याद रखिएगा। एसिड अटैक उन लोगों को लाया गया है कि एसिड अटैक उनके ऊपर हो गया, बॉडी उनकी हील हो गई,
ठीक हो गई। अब क्या हो गया, वो जो एसिड अटैक जो उसके ऊपर हुआ था इंसान के ऊपर, उसको वो शरीर में कोई ना कोई क्षति दे गई, ऐसे लोगों को इंक्लूड किया गया है। ठीक है, मतलब कि अब उसको कोई दिक्कत नहीं है शरीर के लेवल पे, अब मतलब उसको इतनी दिक्कत नहीं है, अब बॉडी में उसकी कोई दिक्कत नहीं है, बट उसके शरीर में जो एसिड अटैक हुआ था वो हील होने के बाद भी अब कोई क्षति दे गई। फॉर एग्जांपल किसी के पैर पे एसिड गिरा है और एसिड गिरने की वजह से डॉक्टर्स ने क्या बोला, वो पैर काट दिया जाएगा। अब काट दिया जाएगा, ऑपरेशन हो गया, सब चीज़ हो गई, बट क्या हुआ, क्षति हो गई ना, किसकी वजह से, एसिड अटैक की वजह से। तो ऐसे लोगों को इंक्लूड किया जाएगा, पर बशर्ते वो ठीक हो जाने चाहिए। ठीक है जी, क्योंकि इंडिया में काफ़ी ज़्यादा एसिड अटैक जो है वो बढ़ रहे हैं। ठीक है, और पहले से भी होते आ रहे हैं, इसीलिए काफ़ी ज़्यादा एसिड अटैक्स की एसिड की जितनी भी हमारी बनाने की जो कंपनीज़ थी, या फिर मान लीजिए कि जगह जगह पर जो लोकल जगहें भी थी जो एसिड बनाती थी, अब वो नहीं बनाती हैं, बिल्कुल बंद कर दिया गया है। ठीक है, एक और दो और चीज़ें हैं जो इसमें ऐड करी गई है नई, वो है बोनापन, जिसको हम कहते हैं डॉर्फिज्म, और मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। ठीक है जी, ये दो कंडीशंस है, इनको भी सेपरेट कैटेगरी में डिसेबिलिटी की डाला गया है। डॉर्फिज्म आप जानते हैं जो बोने लोग होते हैं, दूसरा मस्कुलर डिस्ट्रॉफी जिनको होती है मसल से रिलेटेड इसमें प्रॉब्लम होती है। तीन क्या है, ब्लड डिसऑर्डर जोड़े गए हैं, ब्लड मतलब खून से रिलेटेड परेशानियां जोड़ी गई हैं, जिनका नाम है थैलेसीमिया, हीमोफीलिया, सिकल सेल डिसीज़। तीन टोटल ब्लड से रिलेटेड, रक्त से रिलेटेड विकार हैं, डिसेबिलिटी हैं जो इसमें जोड़ी गई हैं। पर्सन विद, अच्छा देखिए एक वर्ड ना आपके सामने बहुत ज़्यादा आएगा जिसको हम कहेंगे बेंचमार्क डिसेबिलिटी। बेंचमार्क डिसेबिलिटी किसको हम बोलते हैं, जिसके शरीर में, देखिए आप डॉक्टर के पास जाते हैं, ठीक है, वो आपको एक डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट बना के देते हैं, आपकी कंडीशन के हिसाब से वो आपको एक परसेंटेज देते हैं कि भाई आपके शरीर में इतने % विकलांगता है या इतने % विकलांगता है। अब बेंचमार्क डिसेबिलिटी किसको कहेंगे, जिसकी 40 या फिर 40 से ऊपर % की विकलांगता होगी। याद रखिएगा, 40 या 40 से ऊपर % की विकलांगता होगी, उसको ही कहा जाएगा बेंचमार्क डिसेबिलिटी, और वो ही हकदार होंगे बेनिफिट्स के या फिर लाभ के। जो भी RPWD एक्ट या फिर गवर्नमेंट जो भी लाभ उन्हें प्रोवाइड कराती है, सिर्फ उन्हीं को प्रोवाइड होंगे जिनकी विकलांगता 40% या उससे अधिक होगी, मतलब कि बेंचमार्क डिसेबिलिटी उनको होगी तो। ठीक है, अब ये बात आपसे तो नहीं छुपी है कि 7 थी किस में, PWD एक्ट में, अब कितनी बढ़ाकर कर दी गई हैं, 21 बढ़ाकर कर दी गई हैं, मतलब कि लगभग 3 गुना बढ़ा दी गई हैं क्या, डिसेबिलिटीज़ हमारी। ठीक है जी, अब ये 21 डिसेबिलिटीज़ कौन सी हैं जल्दी से देख लेते हैं। हम आज डिस्कस नहीं करेंगे कि क्या होता है इसमें, कैसे है, क्या है, बट हाँ हम एक ब्रीफ ज़रूर लेंगे, जल्दी से छोटा छोटा पढ़ लेते हैं। देखिए सबसे पहला है ब्लाइंडनेस, अंधापन। अब ब्लाइंडनेस में एक कैटेगरी है, दूसरी है कम दृष्टि, लो विजन जिसे हम कहते हैं। इसके बाद है लेप्रोसी कर्ड, कुष्ठ रोग से पीड़ित व्यक्ति। देखिए ये होता है कुष्ठ रोग। ठीक है, अब लेप्रोसी, ये इस बीमारी का नाम है लेप्रोसी, जिसे हम बोलते हैं कुष्ठ रोग। अब कुष्ठ रोग क्योर्ड पर्सन जो कि ठीक हो चुके हैं, क्योर मतलब ठीक हो चुके हैं, अब उनको कुष्ठ रोग जैसी कोई भी बीमारी नहीं है। क्यों, क्योंकि जिनको कुष्ठ रोग होता है अगर उनसे निरंतर कांटेक्ट में रहा जाए लंबे समय तक, तो वो जो दिक्कत है वो ट्रांसफ़र हो सकती है दूसरे पर्सन में भी जो उसके साथ कांटेक्ट में है। तो ये जो कुष्ठ रोग है जब ये ठीक हो जाता है, पर फिर भी ये कोई डिसेबिलिटी आप में छोड़ जाता है, मतलब कि आप में कोई ना कोई हानि या फिर विकलांगता हो जाती है, उन्हीं लोगों को इस वाली कैटेगरी में ऐड किया जाएगा। ठीक है जी, और उनको कितने % डिसेबिलिटी होनी चाहिए, 40% से ज़्यादा शरीर उनका डिसेबल हो जाना चाहिए, तभी उनको क्या है बेनिफिट्स मिलेंगे। ठीक है, तो याद रखिएगा सिर्फ कुष्ठ रोग वाले नहीं, जो कुष्ठ रोग से ठीक हो चुके हैं पर शरीर में क्या आ गई है, दिक्कत आ गई है, कोई ना कोई परेशानी आ गई है। हेयरिंग इम्पेयरमेंट, श्रवण बाधिता, इसमें हेयरिंग इम्पेयरमेंट में आप सारा पढ़ेंगे, हार्ड ऑफ हियरिंग भी पढ़ेंगे, जिनको सुनने में कठिनाई होती है, जिसको प्रॉपर प्रोफाउंड लॉस नहीं होता, और एक डेफ लोग भी हम लोग पढ़ेंगे इसमें। लोकोमोटर डिसेबिलिटी, जिनको शरीर में दिक्कत होती है, बड़े जोड़ों में दिक्कत होती है। ठीक है, चलने उठने बैठने, ठीक है, ये वाले जो जोड़ होते हैं बड़े बड़े हमारे शरीर के, इसमें ज़्यादा दिक्कत होती है। ठीक है,
आगे चल लेते हैं। डॉल्फिज्म, ये आप जानते होंगे, मिस्टर के इनका नाम है। ठीक है, हमारे हिंदी सिनेमा के काफ़ी अच्छे एक्टर रह चुके हैं। अगर आप एक 90s किड हैं, ठीक है, तो आप जानते होंगे, अगर आप 90 के दशक के अगर आप बच्चे हैं तो आप जानते होंगे कि ये काफ़ी सारे हमारे टीवी सीरियल्स में आते थे। इन्होंने हमें बहुत एंटरटेन किया है उस समय पे। ठीक है जी, फिर भी आगे चलते हैं। ये होते हैं ड्वार्फ। इनकी भी एक कैटेगरी है जो कि मैं आपको बताऊंगी। इनकी 4 फीट से कम हाइट होती है तभी इन लोगों को ड्वार्फ बोला जाता है। फिर भी इनके बारे में काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ने के लिए हैं। ठीक है, वो जब डिसेबिलिटीज़ हम सीरीज़ पढ़ेंगे उसमें पढ़ेंगे। मेंटल इलनेस, जिसमें हम बोलते हैं मानसिक बीमारियाँ। मानसिक बीमारियों में भी काफ़ी सारी चीज़ें आ जाती हैं जो कि हम 1 बाय 1 कवर करेंगे। इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज़, जिसको हम बोलते हैं बौद्धिक विकलांगता। प्लीज़ ये सब चीज़ें है ना आप नोट डाउन कर लीजिएगा। तीसरी है हमारी सेरेब्रल पाल्सी, मस्तिष्क पक्षपात, जिसमें आपके ब्रेन के एक हिस्से में, पर्टिकुलर हिस्से में दिक्कत आ जाती है। जो कि दिक्कत आप जानते हैं, जैसे कि जो आपका ब्रेन है वो रिस्पॉन्सिबल होता है आपकी बॉडी की एक्टिविटीज़ के लिए। तो अगर मान लीजिए ब्रेन का ही कोई हिस्सा ख़राब हो रहा है तो वो कैसे कैसे अफेक्ट डालेगा आपके शरीर के ऊपर, ये हम डिटेल में पढ़ेंगे। उसके बाद ऑटिज़म, आप लोग जानते हैं, ये तो आना ही रहता है। दूसरा है क्रॉनिक न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस। इसके बाद है मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, जिसको मसल से मांसपेशियों में दिक्कत हो जाती है, ऐसे बच्चे। उसके बाद है लर्निंग डिसेबिलिटीज़, LD, जो भी हम लोग पढ़ेंगे इसमें, डिस्ग्राफिया, डिस्कैलकुलिया, मल्टीपल स्क्लेरोसिस। ठीक है, इसमें भी एक प्रोटीन होता है जो कि हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जाकर जमा हो जाता है। इसकी भी कंडीशंस के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद ये आ जाती है ब्लड डिसऑर्डर, थैलेसीमिया। ठीक है, जिसमें हमारी ये जो नॉर्मल ब्लड सेल्स होती हैं, और ये नॉर्मल ब्लड सेल्स होती हैं, पर जिनको थैलेसीमिया होती है उनकी ये रेड ब्लड सेल जो है वो कम हो जाती हैं। ऑक्सीजन कैरिंग जो प्रोटीन होता है वो कम हो जाता है। इसके बाद स्पीच एंड लैंग्वेज डिसेबिलिटी, जिसको भाषण और भाषा विकलांगता हो। इसके बाद हीमोफीलिया, ये भी एक हमारे ब्लड का ही डिसऑर्डर है। आराम से पढ़ेंगे, एक एक सीरीज़ डेली आएगी। इसके बाद है सिकल सेल डिसीज़। देखिए, ये भी हमारे एक रक्त से संबंधित दिक्कत है। इसमें नॉर्मल इंसान का ब्लड सेल ऐसा होता है, सिकल सेल जिनको होती है उनको ऐसा मून शेप्ड, चंद्रमा आकार का ये सिकल, इनके जो सेल है, ब्लड सेल है, वो हो जाती है। इसके कारण इनके जोड़ों में क्या है, दर्द बनता है, सूजन आती है। इसके बाद मल्टीपल डिसेबिलिटीज़, एकाधिक विकलांगता, 2 या 2 से अधिक विकलांगता। इसके बाद पार्किंसन डिसीज़ भी आप लोगों ने काफ़ी सुना होगा, जो कि आजकल चल रहा है। ये बुज़ुर्ग लोगों में 45 वर्ष के बाद ज़्यादा देखा जाता है, जिसमें होता है रिजिडिटी, मतलब कि कंपन होने लग जाती है, ट्रेमर्स आने लग जाते हैं, फिट्स भी आते हैं, मतलब कि दौरे भी पड़ते हैं। किसी किसी की जो बॉडी है वो भी बहुत ज़्यादा क्या होती है, स्टिफ हो जाती है। ठीक है, एक होते हैं एसिड अटैक विक्टिम, जो मैंने कि बताया आपको, एसिड अटैक हो गया, ये हील हो गई, अब चलने फिरने लगी, योग्य हो गई हैं, तो अब क्या है, इनको क्या है वो दिया जाएगा, आरक्षण दिया जाएगा। कितने % का, 4% का। ठीक है जी, क्योंकि इन लोगों को भी बहुत ज़्यादा पिछड़ा हुआ माना जाता था। इनके शरीर की वजह से, इनके फेस की वजह से, जैसे इनका शरीर ख़राब हो जाता था, इनको कोई भी गवर्नमेंट जॉब नहीं देता था या फिर प्राइवेट भी नहीं देता था। इनसे काफ़ी लोग डरते थे। ठीक है, तो इनको एक तरीके से सामान लाने के लिए इनके लिए ये स्टेप जो है वो उठाया गया। इसके बाद हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़ते हैं। नेशनल एंड स्टेट फंड विल बी क्रिएटेड टू प्रोवाइड फाइनेंशियल सपोर्ट टू पर्सन विद डिसेबिलिटीज़। देखिए, विकलांग व्यक्तियों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय और राज्य कोष बनाए जाएंगे। देखिए, नेशनल फंड भी बनाए जाएंगे और हमारे केंद्र के, मतलब कि हमारे राष्ट्रीय स्तर पर भी हमारे फंड बनाए जाएंगे जिसमें कि पैसा इकट्ठा होगा, और हमारे राज्य स्तर पर भी बनाए जाएंगे जिसमें कि पैसा होगा। और जो वो पैसा होगा वो किसके लिए यूज़ करा जाएगा, पर्सन विद डिसेबिलिटीज़, दिव्यांगजनों के लिए यूज़ किया जाएगा। उनके कहीं पे भी उनको दिक्कत है, मेडिकल में, फैसिलिटीज़ में, कहीं पे भी दिक्कत है, तो वो जो पैसा है, जो फाइनेंस, जो फंड उनके लिए इकट्ठा किया गया है वो उनको दिया जाएगा। और ये फंड किस लिए यूज़ करा जाता है, इनकी पेंशन भी इनको प्रोवाइड कराई जाती है, जो कि अभी हाल फिलहाल में पेंशन चल रही है इनकी 2500 रुपये प्रति माह, मतलब कि महीना। ठीक है, एम्फेसिस हैज़ बिन गिवन टू इंश्योर एक्सेसिबिलिटी इन पब्लिक बिल्डिंग्स, गवर्नमेंट एंड प्राइवेट। देखिए, PWD एक्ट में क्या बात की थी, बैरियर फ्री एनवायरनमेंट। अब बैरियर फ्री एनवायरनमेंट में आप कुछ भी लगा लीजिए, आप अपनी तरफ से कुछ भी सोच सकते हैं, बिल्डिंग सोच सकते हैं, स्टेशन सोच सकते हैं, कुछ भी सोच सकते हैं। बट इस RPWD एक्ट में साफ साफ लिखा गया है कि जी अब टाइम आ गया है एक्शन लेने का। अब आपको क्या करना है, गवर्नमेंट भी प्राइवेट भी, हर किसी को एक टाइम फ्रेम के अंदर
एक समय के अंदर अपनी अपनी जो बिल्डिंग्स हैं, जो भी आपका कार्यालय है, उसको आपको बैरियर फ्री बनाना पड़ेगा, जो कि नॉर्मल इंसानों के लिए भी हो, जनरल इंसानों के लिए भी हो, साथ साथ विकलांग व्यक्तियों के लिए भी हो, उनको कोई भी परेशानी नहीं होनी चाहिए, इस बात पर जोर दिया गया था। ठीक है, अब देखिए इसमें कितने अध्याय हैं, जो कि मैंने आपको सबसे पहले बताया था। इसमें टोटल 17 अध्याय हैं। जल्दी जल्दी से आप इसके नाम से देख लीजिए, क्योंकि इसके अंदर क्या है वो नहीं पूछा जाएगा, वो मैंने आपके साथ ऊपर डिस्कस कर दिया है। अब इसका आपको क्या ध्यान रखना है कि 17 चैप्टर्स क्या करे गए थे। सबसे पहला है प्रारंभिक, ठीक है, चैप्टर 1 है प्रारंभिक। इसमें जनरल बातें लिखी जाती है कि भाई क्या है, कौन इसके मतलब हेड हैं, कौन इसको संभालेगा, कितने मेंबर हैं, ये सब प्रारंभिक में आ गया। इसके बाद राइट्स एंड एंटाइटलमेंट्स मतलब कि अधिकार, ठीक है, इनके अधिकारों के बारे में सूची दी गई। उसके बाद चैप्टर 3 में इनकी शिक्षा के बारे में बात करी गई, एजुकेशन के बारे में। चैप्टर 4 में इनके कौशल विकास और रोजगार मतलब स्किल डेवलपमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट की बात करी गई, याद रखिएगा। इसके बाद चैप्टर 5 में सोशल सिक्योरिटी, हेल्थ, रिहैबिलिटेशन एंड रिक्रिएशन मतलब कि सामाजिक सुरक्षा, स्वास्थ्य, पुनर्वास और मनोरंजन की इनकी बात करी गई। किसमें? अध्याय 5 में, चैप्टर 5 में। अब चैप्टर 6 में स्पेशल प्रोविजन फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी, जो कि मैंने आपको बताया 40% क्या क्या इनको अधिकार दिए जाएंगे, वो सब इसमें बात की गई थी। ठीक है, इसके बाद है चैप्टर 7 स्पेशल प्रोविजन फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ विद हाई सपोर्ट नीड, उच्च समर्थन आवश्यकताओं वाले विकलांग व्यक्तियों के लिए विशेष प्रावधान। अब जी ये जो विशेष प्रावधान है ये लिख तो दिए हैं, बट हमने अभी पढ़ा था स्टेट, केंद्र भी और स्टेट भी अपने लेवल पर डिसीजन मेक कर सकती है, इनके जो भी परेशानी है उसका निदान कर सकती है। ठीक है, तो वही उनके हाथ में ही होती है ये चीज़। ठीक है, क्या परेशानी उनके पास आ रही है और वो उसके ऊपर क्या हल दे रहे हैं। ठीक है, चैप्टर 8 में क्या है, ड्यूटीज़, हर किसी की ड्यूटी क्या रहेगी, हर किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या रहेगी ऑफ अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। देखिए हमने स्टेट गवर्नमेंट की भी बात करी और उसके साथ हमने अपने सेंट्रल गवर्नमेंट की भी बात करी, उपयुक्त सरकारों की कर्तव्य और उत्तरदायित्व की बात करी गई, जो कि हमने ऊपर जो मेजर पॉइंट्स थे वो पढ़ लिए हैं। चैप्टर 9 में देख लीजिए रजिस्ट्रेशन ऑफ इंस्टीट्यूट फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ एंड ग्रांट टू सच इंस्टीट्यूशन। देखिए जितने भी हमारे एनजीओज़ खुल रहे हैं, ठीक है, एनजीओज़ हैं या फिर मान लीजिए कोई ऐसी संस्थान है जो कि विकलांग व्यक्तियों के लिए काम करना चाहती है, तो उसको रजिस्ट्रेशन अपना कराना पड़ेगा। तो इस रजिस्ट्रेशन इंस्टीट्यूट जो है पीडब्ल्यूडीज़ के लिए जो काम करते हैं, मान लीजिए आरसीआई भी करवाता है, वो भी अपने इंस्टीट्यूट को रजिस्ट्रेशन देता है। ठीक है, इवन अपने स्पेशल एजुकेटर्स को भी रजिस्ट्रेशन देता है। तो इसी हिसाब से जो इंस्टीट्यूट इनके विकलांग व्यक्तियों के लिए काम करना चाहते हैं उनका रजिस्ट्रेशन किसके तहत होगा, चैप्टर 9 में दिया हुआ है कि क्या क्या चाहिए, किस किस तरीके से रिजर्वेशन होगा, ठीक है, मतलब रजिस्ट्रेशन होगा। ये सारे ही किस किस स्थान, कैसा स्थान होना चाहिए, कितने बच्चे होने चाहिए, क्या क्या सेवाएं आप कर सकते हैं, कहाँ से फाइनेंस लगाएंगे, ये सारी चीज़ें चैप्टर 9 में लिखी गई है, रेखांकित है। सर्टिफिकेट ऑफ स्पेसिफाइड डिसेबिलिटी, देखिए इसके बाद चैप्टर 10 में इनके सर्टिफिकेट की बात करी गई, जो कि मैंने आपको बताया था डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, उसकी बात करी गई, जो कि इनका एक अधिकार है और इनके पास होना ही चाहिए। सेंट्रल एंड स्टेट एडवाइजरी बोर्ड ऑन डिसेबिलिटी एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी, देखिए जो भी एक जैसे मैंने आपको बताया था कि सलाहकार होंगे किस लेवल पर, केंद्र के लेवल पर और राज्य के लेवल पर सलाहकार जो बोर्ड बनाए जाएंगे उनके बारे में यहाँ पर चैप्टर 11 में रचित है। क्या क्या होंगे, कैसे कैसे सलाहकार होंगे, क्या क्या चीज़ पे आप सलाह दे सकते हैं, वो सब चीज़ चैप्टर 11 में लिखी गई थी। 12वें चैप्टर में चीफ कमिश्नर एंड स्टेट कमिश्नर फॉर पर्सन, देखिए इसमें इनके नाम दे दिए जाएंगे और इन चीफ कमिश्नर कौन रहेगा, स्टेट कमिश्नर कौन रहेगा, इनके अंडर कौन कौन लोग काम करेंगे, कितने पर्सन इनके अंडर होने चाहिए, क्या इनकी ड्यूटीज़ रहेंगी, ये सब आपके चैप्टर 12 में दिया गया है। अब इसीलिए मैं इसको इम्पॉर्टेंट आपको डीप डाउन इसलिए नहीं पढ़ा रही हूँ क्योंकि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट नहीं है, बस ये जान लीजिए कि चैप्टर का नेम आपको पता होना चाहिए थोड़ा सा। स्पेशल कोर्ट, जो कि मैंने आपको बताया विशेष अदालत बनाई जाएगी, अदालत किन किन चीज़ों पे अपने फैसले दे सकती है, क्या क्या कर सकती है, क्या उसके हाथों में है, वो सब स्पेशल कोर्ट का जो
सारे चीज़ है वो चैप्टर 13 में मतलब कि 13 में लिखा गया है। इसके बाद जो फंड की बात करी गई थी, नेशनल फंड फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटीज़, विकलांग व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय कोष, वो भी इसी में ही दिया गया है। फंड कितना हुआ तो हमें क्या करना है, फंड कम रहा तो हमें कहाँ से इकट्ठा करना है। चैप्टर 15 में स्टेट फंड फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटीज, स्टेट का अलग से फंड का दे दिया। विकलांग व्यक्तियों के लिए राज्य निधि, इसमें ही पेंशन भी इंक्लूड हो जाती है। ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज़, देखिए अपराध और दंड जो कि मैंने आप लोगों को बताया 50,000 और जेल भी हो सकती है। 17 में आपको जो भी रह गए हैं इन सब में मेंशन नहीं किए गए हैं। जो भी इनको चीज़ें डिस्कस करनी थी, जो चीज़ें रह गई हैं वो सारी की सारी किस में दी गई थी, चैप्टर 17 में दी गई थी। आशा करती हूँ आपको जो ये वीडियो है ये बहुत पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो कृपया कर इसे लाइक कर दीजिए और आप अपने परिवार के साथ आप इसे शेयर कर सकते हैं, आप अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर कर सकते हैं। साथ ही साथ ऐसी आने वाली वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। फ्रेंड्स मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए फ्रेंड्स टेक केयर एंड फ्रेंड्स डू रिमेंबर ड्रीम इट अचीव इट। बाय बाय।